Hello students, welcome back to the Jitu Abaya sir classes. आज के वीडियो में चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आपके चैप्टर का नाम था कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया। तो कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पॉइंट है, वह है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनेंगे जिसके बारे में आपको शायद पता हो भी सकता है या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पाकिस्तान को आपको पता है कि फ्रीडम मिला था इन 1947 के आसपास। जब पाकिस्तान को फ्रीडम मिला था तो उस समय पाकिस्तान ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे हम इंडिया वालों ने भी बनाया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली पाकिस्तान ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसी समय वहां पर जनरल अयूब खान एडमिनिस्ट्रेशन को टुक ओवर करता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान कौन रखता है? जनरल अयूब खान। और फिर वो अपने आप को इलेक्ट डिक्लेयर कर लेता है इन 1958 के आसपास, और वहां पर इस टाइप से डेमोक्रेसी गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती। हम अंडरस्टैंड करें दो चीजें, एक तो मिलिट्री है और एक डेमोक्रेसी। अब अगर आप देख रहे हो वो अपने आप को इलेक्ट करता है, दैट मींस डेमोक्रेसी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ समय के बाद जब वो रूल करता है, ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक जब ये रूल करता है, तो लोग वहां के जो पीपल थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड बाय हिज वर्क। उसके कामों से लोग खुश नहीं थे। और ये तो ऑफकोर्स आपको भी पता है कि हर जगह पे एवरीवन को हम खुश नहीं कर सकते। उसी टाइप से पाकिस्तान में भी हुआ। जब लोग खुश नहीं थे तो दे स्टार्टेड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट अयूब खान, और फाइनली अयूब खान से कहा गया कि भाई आप अपनी गवर्नमेंट को छोड़ दो, गिव अप कर दो। तो उसने गिव अप कर दिया बिकॉज द पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। जब वह गिव अप करता है तो वह गिव अप करता है इन 1969 में। ओके, कब गिव अप करता है? 1969 में। और उसी समय वहां पर मिलिट्री राज स्टार्ट होता है। तो जो मिलिट्री का जो हेड था जनरल याहिया खान, वो वहां का नया लीडर बन के आता है। कहां का? पाकिस्तान का। ओके, और इस टाइप से ऑलमोस्ट 1969 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में जनरल याहिया खान क्या करता है? रूल करता है। दैट मींस कौन रूल कर रहा है? मिलिट्री रूल कर रही है। ओके, तो उस समय वहां पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही थी वो बांग्लादेश से रिलेटेड थी। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर प्लेस नहीं है, आई विल ट्राई। जैसे ये हमारा मैप है, ओके, छोटा बनाऊंगा क्योंकि प्लेस नहीं है, आप अंडरस्टैंड करना। ओके, ये जो इस साइड वाला जो एरिया है ये कहलाता था वेस्टर्न पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश है, इसको कहा जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान। दैट मींस ये अभी किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का हिस्सा है, बांग्लादेश नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड करना अभी स्टोरी। बांग्लादेश जब बनेगा तब बताऊंगा मैं आपको। ओके, अब क्या होता है कि वेस्टर्न पाकिस्तान किसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है? ईस्टर्न पाकिस्तान। वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ये लोग चाहते थे कि इनके ऊपर भी डोमिनेट करे, इनके ऊपर रूल करे, बट जो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे वे चाहते थे कि वे उनका भी हिस्सा रहे गवर्नमेंट में। लेकिन यहाँ पर तो मिलिट्री रूल था। मिलिट्री नहीं चाहती थी कि ये लोग भी इनका हिस्सा बने, हालांकि कंट्री का हिस्सा रहे, लेकिन जब रूल करने की बात आ रही है तो वहां पर इनको रूल नहीं करने दिया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। सो मेनी पीपल वर किल्ड, बहुत सारों को मार दिया गया। ओके, क्यों? बिकॉज दे वर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट जनरल याहिया खान।
याह्या खान के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे। और याह्या खान नहीं चाहता था कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो इनके साथ रहे, बट उनका पावर ना हो। ओके, क्यों? क्योंकि इनका जो कल्चर था थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ बंगाली स्पीक की जाती थी, यहाँ पर उर्दू, तो इस वजह से भी यहाँ प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो इस टाइप से कुछ संघर्ष करने के बाद जब यहाँ पर ये इनके ऊपर अत्याचार करने लगा, परसिक्यूशन करने लगा, तो ये लोग क्या करे, यहाँ से मूव ऑन करने लगे और इंडिया में आने लगे। जब उस समय हमारे इंडिया में पीएम थी इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी ऑफ आवर कंट्री। तो ये जब हमारी कंट्री में आने लगे, माइग्रेट होने लगे, तो आवर जो पीएम थी इंदिरा गांधी ने कहा लेट द पीपल कम, हमारी कंट्री में आने दो। और इस टाइप से ईस्टर्न पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने ईस्टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो वेस्टर्न पाकिस्तान ने आवाज उठाई कि व्हाई आर यू सपोर्टिंग देम। जब इस टाइप से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, तो कंप्लीटली अब इंडिया किसके साथ में था, किसके सपोर्ट में था, ईस्टर्न पाकिस्तान के सपोर्ट। कहा जाता एक और इश्यू क्या था कि जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से में ये जो थोड़ा सा गैप है, हो सकता इंडियन गवर्नमेंट अगर उस समय इनका सपोर्ट नहीं करती, तो कहा जाता ये हो सकता था कि ये हमसे अलग हो जाता, और जिसकी वजह से हमारा हिस्सा हल्का सा दूसरी कंट्रीज में चले जाता। तो उसको बचाने के लिए बांग्लादेश को थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया। ओके, फिर हम बात करते इस टाइप से बांग्लादेश का सपोर्ट किया, और फिर 1971 में हमारा वार हुआ था किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। और इस टाइप से 1971 में जो वार हुआ था उसको हम विन करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद 93,000 सोल्जर्स ऑलमोस्ट, ओके, एग्जैक्ट डेटा may not be, I'm not sure, but 93,000 soldiers surrendered, Indian soldiers। तो 93,000 सोल्जर्स किसको सरेंडर कर दिए, इंडियन सोल्जर्स को सरेंडर कर दिए। जब इंडियन सोल्जर्स को सरेंडर कर दिए, दैट मींस वी वॉन द वार, हम जीत गए। जीते कि नहीं जीते? यस। तो इस टाइप से 1971 में एक नई कंट्री बन के आई, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अब क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, और 1971 में बांग्लादेश बनता है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से 1971 में बांग्लादेश न्यू कंट्री बनती है, विच वाज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान, और बांग्लादेश को कहा जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान। और अब से 1971 से बांग्लादेश को क्या, ईस्टर्न पाकिस्तान को क्या कहेंगे, बांग्लादेश। ओके, उसके बाद दैट मींस अगर देखा जाए तो मिलिट्री रूल कितने इयर्स चला, 3 इयर्स, 69, 70, 71 तक। फिर वहां पर वापस से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। कब बनी ये, 1971, जब इनका लॉस होता है, और जब ये क्या बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, सॉरी इंडियन आर्मी के साथ में हार जाती है तब, और वार हार जाती है तब। तो 1971 से 77 तक फिर से यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट मींस डेमोक्रेसी चलती है। ओके, तो जब जुल्फिकार अली भुट्टो वाज रूलिंग द कंट्री, ओके, ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अभी काम चल रहा है, तो उस समय वहां पर एक नया पर्सन आया, उसका नाम था जिया उल हक। और जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके पद से हटा दिया। कब, 1977 में। रिमेंबर द डेट। ओके, जब जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को उसके पद से हटाया, तो उस समय वहां के लोग डिमांड करने लगे डेमोक्रेसी की। भाई हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए, डेमोक्रेसी ही चाहिए, डेमोक्रेसी के अलावा हमें कोई कुछ गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा फेस कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 1977 से लेकर 1988 तक लोग बहुत संघर्ष किए, तब जाके फाइनली
ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और नई गवर्नमेंट बनती है 1988 में, विच वाज इलेक्टेड गवर्नमेंट। इससे पहले नहीं थी, अभी रिमूव कर दिया था जुल्फिकार को। और इस टाइप से उनकी नई लीडर बन के आते हैं कौन, बेनजीर भुट्टो। यहाँ तक की कहानी आपको शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस टाइप से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और किस टाइप से मिलिट्री रूल चल रहा था और डेमोक्रेसी रूल चल रहा था। नाउ इन 1988 से 1991 में क्या हुआ था कि जब यहाँ पर जब बेनजीर भुट्टो और नवाब शरीफ ऐसे प्राइम मिनिस्टर वर्क कर रहे थे पाकिस्तान में, तब आप अभी हमें पता चला कि यहाँ डेमोक्रेसी थी। क्यों? अब पॉलिटिकल कंपटीशन था, दो पार्टी थी, एक तो बेनजीर भुट्टो की थी जिस पार्टी को कहा जाता था द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक नवाब शरीफ की पार्टी थी द मुस्लिम लीग। ओके, तो ये दोनों पार्टी में पॉलिटिकल कंपटीशन ज्यादा था। ओके, इलेक्शंस होते रहते थे। ओके, अब क्या हुआ 1999 में क्या होता है, वापिस से आर्मी वाले आ जाते। द आर्मी हेड और मिलिट्री हेड जो था परवेज मुशर्रफ, वो क्या करता है, नवाब शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर था उसको वहां से क्या करता है, रिमूव कर देता है और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेता है। लोगों ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने एक रेफरेंडम बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस कर दिए। वाह रे वाह, ही वाज वेरी ग्रेट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस कर दिए। अगर कोई भी इसके अगेंस्ट में आवाज उठाता है तो उसको सजा सुना देता था। ओके, इस टाइप से पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन 2008 से अभी वहां पर क्या हो रही है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स आर रूलिंग। ओके, सो याद रखना कब से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स रूल कर रहे हैं, सिंस 2008 से। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का मेन फेल होने का रीजन क्या था, एक तो मिलिट्री और कुछ और इश्यूज है, उसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहला जो पाकिस्तान के फेलियर्स इन डेमोक्रेसी का जो रीजन था वो था कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया। इंडिया के साथ में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, कुछ क्लेम किए जाते थे। ओके, कुछ डिस्प्यूट्स, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स होते थे, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी थी वो वीक होते जाती थी और मिलिट्री पावर में आती जाती थी। देन देयर वाज सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री का ज्यादा इंटरफेरेंस होता था गवर्नमेंट को, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उनको पावर से रिमूव कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से इनकी जो डेमोक्रेसी होती वो सक्सेस नहीं हो पाती। देन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो आर्मी थी पावर में रहना चाहती थी और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। देन इनको इंटरनल सपोर्ट्स भी नहीं मिल रहे थे टू फॉर्म द डेमोक्रेसी। ओके, लोगों का सपोर्ट कम था, जिसकी वजह से ये लोग अपनी क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन नहीं कर पा रहे थे। हमारी अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो सिंस 1947 से लेकर हमारी डेमोक्रेसी पे एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमारा लोगों का सपोर्ट है कि भाई हमें तो इस प्रकार की ही डेमोक्रेसी चाहिए, बट इन द केस ऑफ पाकिस्तान पीपल वर नॉट सपोर्टिव, जिसकी वजह से इनकी जो डेमोक्रेसी थी पूरी तरह से तहस नहस हो गए, खत्म हो गए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से मिलिट्री और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आती है, जाती है, रूल करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतू अवाया सर की क्लासेस के साथ में। थैंक यू, गुड बाय।